दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज का विषय है बंगाल के पंचायत चुनावों के रिजल्ट। देखिए, ऐसा कोई भी अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं आया कि जिसको हम ये कहें कि चर्चा का हम आज उसको एक विषय बना लें। परंतु फिर भी अब रिजल्ट तो रिजल्ट है, आपकी उसकी चर्चा करेंगे ही और उसके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी होते हैं। जो इस चुनाव की पृष्ठभूमि थी और जिस हद तक ममता दीदी खास तौर पे पंचायत चुनावों को लेकर सक्रिय थीं, तो उसको लेकर पहले से ही अगर आप मुझसे व्यक्तिगत स्तर पे पूछे तो ये जो आज नतीजे आए हैं, मैं इनको लेके बहुत आश्वस्त था। परंतु सिर्फ एक ये कह लीजिए कि कितनी क्या मार्जिन से जीतना और क्या उसकी एक बीच में कुछ अंतर क्या रहेगा, सिर्फ एक यही जानना था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसको आप ये कहें कि अप्रत्याशित हुआ। देखिए, अगर आज आपने चुनाव नतीजों को देखा होगा, पंचायत के जो चुनाव हुए वेस्ट बंगाल्स में, जो नतीजे थे वे बिल्कुल लोगों ने पहले से ही पता था कि यही नतीजे आने हैं। तो बाकी राजनीतिक दल फिर क्या कर रहे थे? तो वे महज एक अगर मैं कभी ये अभी यह कहूँ कि वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। सिर्फ एक इस उम्मीद में कि शायद है कि कोई चमत्कार हो जाए और किसी भी तरीके से हम एक छोटी-सी एज पा जाएँ। अदरवाइज़ उनके लिए इस चुनाव में कुछ था नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो इन पंचायत चुनावों को लेकर दीदी की केंद्र सरकार से ठनी भी थी। जब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को डिप्लॉय करना चाहा था, तब दीदी ने इसका बड़ा मुखर विरोध किया था। इवन कि वो कोर्ट भी गई थी और कोर्ट में से उनको जब राहत नहीं मिली, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस श्रीमती सिन्हा कि किस प्रकार से उन्होंने जो पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि थे, वकील थे, उनको एक ऑलमोस्ट ऐसा कहना चाहिए कि डपट लगा रही थी कि उनको मतलब आज से कोई 20 या 25 दिन पहले ही उनको इस प्रकार की खबर मिल रही थी कि पंचायत चुनावों को लेकर लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, यहाँ तक कि रेप और मर्डर तक उनको सुनाई दे रहा था। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी और इसके बीच में अभी जब से ये चुनाव चालू थे और आज तो खैर मतगणना भी हो गई, तो आप लोगों ने बहुत से ऐसे सीन्स देखे होंगे जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल थे। किस प्रकार आमजन तो आमजन, सुरक्षा बलों के ही प्राणों पर संकट था। आपने शायद ही कि वो वीडियो देखा होगा जिस तरह से एक पुलिसकर्मी को वहाँ पर ही वॉज हैकल्ड एंड वॉज बीटन बाय मॉब, तो वह तो बहुत ही डराने वाला सीन था। ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरी बाकी राजनीतिक दल अगर यह सोचते हैं कि उनके लिए कहीं कोई स्पेस बचा था, तो मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। फिर अब देखिए, मैं इस बात को लेके पहले से आश्वस्त था कि नतीजे ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे। टीएमसी क्लीन स्वीप करेगी और प्रमुख थोड़ा-सा कह लीजिए, अगर किसी को कुछ सीट्स मिलेंगी तो वो बीजेपी रहेगी और शायद ही कुछ कम्युनिस्ट को मिल जाएँगे और कुछ चिल्लर कांग्रेस के हिस्से में चली जाएगी। परंतु जिस प्रकार से हिंसा हुई और हिंसा के बाद नतीजे आए, आज मैं एक डिबेट में देख रहा था कि जो सीपीआई के एक नेता हैं, उनको तो हालांकि मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसे पैनलिस्ट देखा, फैज अहमद खान करके शायद सीपीआई के नेता हैं पश्चिम बंगाल में। वे जितना ममता दीदी को कह लीजिए कि कोस सकते थे और जिस प्रकार से उन्होंने
इलेक्शंस करवाए, उसके लिए उनको तंज कस सकते थे और जितना बुरा भला कह सकते थे वे कह रहे थे। परंतु ये वही पार्टी है जिनके साथ अभी 17-18 को जो बेंगलुरु में मीटिंग होगी, तो ममता दीदी उनके साथ बगल में बैठी नजर आएंगी। है ना आश्चर्य वाली बात कि यहाँ पर तो आपने उनका जैसा भी जुल्म सितम था सब कुछ आपने नरेट किया, बताया और एक तरह से इस चुनाव को आपने प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया कि इट वॉज एन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी और दल ने इसे ना तो प्रजातंत्र की हत्या बताया, ना ही प्रजातंत्र पर किसी भी प्रकार का आक्षेप बताया। सो इट वॉज ऑल इज वेल। बाकी जितने भी महागठबंधन के किसी भी पार्टी ने कुछ किसी के मुंह से निकला ही नहीं कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र किस तरह से फल फूल रहा है। अब यही अगर मैं देखिए, मुझे भाजपा से कोई ऐसा ना मैं समर्थक हूँ ना विरोध में हूँ, मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ। अगर यह किसी भाजपा शासित प्रदेश में ऐसी कोई सीन बन रही होती और इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे होते, तो क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं ये ऐसे ही शांति की मुद्रा बनाए हुए होते? कल्पना से भी परे है। नहीं, क्योंकि उनका इन सभी घटक दलों का जो पीडीए है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका नाम दिया इन्होंने, कि इनको कैसे भी करके भाजपा को हटाना है। इसलिए इन्होंने एक बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि आत्मसंतुष्टि में है या नीम शांति इन्होंने बनाई रखी। डेमोक्रेसी इस एवरग्रीन और पश्चिम बंगाल में उन्होंने इसको आदर्श रूप जैसा स्वीकार कर लिया कि नहीं, प्रजातंत्र तो ऐसा ही होता है। वो अगर कभी भाजपा शासित प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें होती हैं तब अवश्य प्रजातंत्र खतरे में आ जाता है। चलिए साहब, देखिए इस बहाने एक चीज तो है, सीटें बढ़ने से पंचायत इलेक्शंस में ममता दीदी की पोजीशन महागठबंधन में तो मजबूत हो जाती है। फिर वे सीट शेयरिंग में अपना अपर हैंड दिखा सकती हैं और वे दिखाएंगी भी। फिर वो चाहे कम्युनिस्ट हो, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, उनको वो जगह देने से तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से राजी होंगी। 42 सीटें आती हैं साहब पश्चिम बंगाल से। अब कांग्रेस और सीपीआई कितना भी हिम्मत कर ले, कितना भी उनसे निगोशिएट कर ले, मुझे नहीं लगता कि दीदी किसी भी तरीके से उनको 5 से 6 सीट से ज़्यादा देने को तैयार होंगी। उतना भी दे दे तो मैं मानूंगा कि गनीमत है। चलिए साहब, अब जो नतीजे आने थे सो आ चुके हैं एंड अब कोई कुछ भी कहे, सांप निकल चुका है। आप चाहे जितना लाठी पीटे, टीएमसी इज विक्टोरियस। टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया पंचायत इलेक्शंस में। अब साहब पश्चिम बंगाल से ही लगा हुआ एक स्टेट और है, बिहार। बिहार में भी स्थिति ऑल इज नॉट वेल ऐसी है, या ऐसा कहें कि जो ऑल इज वेल है वैसी नहीं है, क्योंकि वहाँ की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पर ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। देखिए साहब, मैं नैतिकता की उसमें बिल्कुल नहीं चाहूँगा, है ना, कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग पब्लिक फिगर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि वे इस्तीफ़ा दे दें और शांति से ईडी को आगे प्रोसेस कर, जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको करने दें। क्योंकि वे जब वापस से उन्होंने अपने पलटू राम चाचा, ये नाम उन्होंने ही तेजस्वी जी ने ही दिया था अपने नीतीश चाचा जी को, जब सरकार बनी थी, तो जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है या मीडिया में खबर है या राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2024 से पहले नीतीश चाचा उनके लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों फंसते हैं। लेट सपोज कि अब तो देखिए, जो तकनीकी रूप से अगर माना जाए तो ईडी किसी भी समय तेजस्वी यादव जी को गिरफ्तार कर सकती है।
तो इस परिस्थिति में फिर उनके लिए मंत्री वो भी डिप्टी सीएम बने रहना तो बहुत ही मुश्किल होगा। और शायद है कि नीतीश कुमार जी भी इस बात पर सहमत ना हो कि वे एज ए डिप्टी सीएम रहते हुए ही सारी प्रोसीडिंग्स को फेस करें। तो इन परिस्थिति में फिर तेजस्वी जी का इस्तीफा होगा, और तेजस्वी जी का इस्तीफा होता है तो उनकी जगह किसको अपग्रेड करके उनकी पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि वे महज डिप्टी सीएम नहीं है, वे नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं इस गठबंधन में, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में। और उनको पोजीशन उनकी उस पोजीशन को फिल करना, हाल फिलहाल मुझे ऐसा तो कोई एक नेता नज़र नहीं आता है कि जो उनकी जगह को फिल कर सकेगा। भले उनके भाई तेज प्रताप यादव एक बार अपना प्रयास कर सकते हैं, परंतु तेजस्वी जी की गिरफ्तारी विल मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दिस एलियंस, जो कि उनका जनता दल यूनाइटेड के साथ में है। दूसरी तरफ उनके चाचा नीतीश कुमार जी, उनके मन में भी डर है कि कहीं इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर भाजपा उनके विधायकों को न तोड़ ले, या राष्ट्रीय जनता दल, दोनों के मन में भय है, परंतु ज़्यादा डर तो नीतीश कुमार जी के खेमे में नज़र आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूटकर भाजपा में चले जाएं। तो उसका कुछ एक आज आप लोगों ने देखा भी हो अगर कि किस प्रकार से समीकरणों को लेकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी अपने विधायकों के साथ मीटिंग भी कर रहे थे, और कुछ उनको इशारों में समझा भी रहे थे, जिनमें से कुछ झड़प या डांट डपट की भी खबरें थीं, परंतु उनको तवज्जो न देते हुए एक तरह से आप ये मान लीजिए कि महागठबंधन के लिए अभी चीज़ें आसान नहीं होंगी। आज 11 जुलाई है, एक हफ्ते बाद ही मीटिंग महागठबंधन की मीटिंग है। उससे पहले ही अगर इस प्रकार से महागठबंधन के घटक दलों में अगर आपसी खींचतान बनती हुई नज़र आती है, तो आगे महागठबंधन कितना लास्ट करेगा यह कोई भी नहीं जानता। शायद है कि आप भी इस बात पर सहमत होंगे कि फिर महागठबंधन का वह प्रभाव नहीं रह जाएगा कि वह बीजेपी को या एनडीए को किसी भी प्रकार से पदच्युत कर सके। देखिए, एक तरफ कांग्रेस और आपकी लड़ाई भी अभी भी बदस्तूर जारी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल की तारीख में चरणजीत सिंह चन्नी जी के जब शासनकाल में उस समय पे उनके जो डिप्टी सीएम होते थे मिस्टर सोनी, उनको उनकी कल गिरफ्तारी हुई और वे हवालात में हैं। और भगवंत मान जी का यह कहना है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। वो भी ऐसे समय पर गिरफ्तारी हुई जबकि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। तो दो घटक दल तो पहले ही आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे समय पर आज तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट सीपीआई का आमने सामने आ जाना, वह भी एक तरह से कह लीजिए कि मोर्चे में मोर्चा खुलता जा रहा है। और इधर आम आदमी पार्टी वाली बात तो मैंने आपके साथ शेयर की, और इस बीच में जो उनके कन्वीनर हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनका ठीक है, अगर वे संयोजक बन जाते हैं तो एक बार हो सकता है कि वे, बट हु विल बी द सीएम, इस बात पर एक बहस छिड़ सकती है। सीएम तो खैर बहुत दूर की बात है, अभी तो फिलहाल तेजस्वी जी ही बहुत बड़े संकट में हैं। तो इन सारे जो भी समीकरण फिलहाल महागठबंधन के हो रहे हैं, वह शुभ संकेत तो नहीं दे रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो आज उनके जो नाना पटोले जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि वे बस यात्रा करेंगे और कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। मतलब शायद है कि उन्हें अभी से अपनी सीट शेयरिंग को लेकर, अब अगर उनकी उद्धव ठाकरे जी से बात हो चुकी है,
शरद पवार जी से बात हो चुकी है कि जो सीट शेयरिंग होगी उसमें मेजर पार्ट कांग्रेस का होगा। तब उनका ऐसा कहना कि कांग्रेस विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शंस, तो समझ में आता है। बट अगर बगैर उनको उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार जी को विश्वास में लिए उन्होंने अगर यह बात कही है, तो यह महाराष्ट्र में जो यह एलियंस है शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी एंड कांग्रेस का, उसमें भी खींचतान की बू नज़र आ रही है, समझ में आ रही है। तो यह एक चीज़ बहुत हैम्पर करने वाली है महागठबंधन को। अब देखना दिलचस्प, अभी हाल फिलहाल तो सबसे बड़ा संकट है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड पर, कि वे कैसे उस समीकरण को बैठाएंगे अगर भगवान न करे या जैसा भी टेक्निकल लीगल एस्पेक्ट्स में बातें होती हैं कि तेजस्वी यादव जी की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, तो वो जो वॉइड बनेगा उसको कैसे भरा जाएगा और फिर यह गठबंधन कितने समय तक एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यह लड़ाई एक तरह से अस्तित्व में बदल जाएगी लालू यादव परिवार के लिए। क्योंकि तेजस्वी यादव जी का अगर सीन से गायब होते हैं, इस सिनेरियो से अगर वे थोड़े समय के लिए दूर होते हैं, तो फिलहाल तेज प्रताप यादव जी उनकी जगह भर पाएंगे, इसको लेकर संदेह है। संदेह ना सिर्फ राजनीतिक हलके में है बल्कि बिहार के आम वोटर्स में भी है। तो यह लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। चलिए साहब, आज के लिए तो इतना ही, और हम आगे की घटनाक्रम पे नज़र बनाए रखेंगे, ऐसे ही संवाद करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपको यह संवाद अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।